नमस्कार बंधुओं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमारी श्रृंखला चल रही है भारत में संवैधानिक विकास, उसके अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम है वो क्यों पारित किया गया था, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण था, क्या पृष्ठभूमि थी और क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे, इन सारी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, वो ये NCERT की पुस्तक पर आधारित है, जिसमें इस अधिनियम का बाकायदा वर्णन किया गया है और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका जो नाम है, इसका जो शीर्षक है, वो बहुत लंबा रखा गया था। शीर्षक था भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम, बेटर एक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के लिए एक बेहतर अधिनियम बनाया जाएगा जिससे कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर सके, और संक्षेप में इसको नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। तो अब इस अधिनियम को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या काम किया गया, एक बिल तैयार किया गया और वो ब्रिटिश संसद में बिल लाया गया। वो एक विस्तृत बिल था जिसमें बताया गया कि इसमें किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी। दरअसल अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। जरूरत ये पड़ी कि जब लॉर्ड डलहौजी भारत आए थे तो उन्होंने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई थी, यानी हड़प नीति। और उस हड़प नीति के कारण क्या था कि बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे रजवाड़ों को उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जैसे उदयपुर, नागपुर, सतारा, झांसी इत्यादि जो थे वो उसमें उन्होंने शामिल कर लिए थे, जिसके कारण से बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो गया भारत में। और भारत की जनता में मजदूर, व्यापारी, किसान सभी परेशान थे। और उधर जमींदार परेशान होने लगे। जमींदार इसलिए परेशान होने लगे कि इस समय जो नीति अपनाई हुई थी कंपनी की सरकार ने, वो ये थी कि अगर जो जमींदार हैं वो सही तरीके से वसूली करके नहीं दे पा रहे हैं तो नए जमींदारों को जमींदारी दे दी जाती थी, जिससे भी परेशान थे। तो इस सबके कारण से 1857 का विद्रोह हो गया भारत में। सेना भी परेशान थी। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के सोचना पड़ा कि आखिर भारत के संदर्भ में क्या नीति अपनाई जाए, और उसमें आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो ये अधिनियम जो है वो 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में जो विधेयक रखा गया था वो इस तारीख को पारित हुआ था। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ये पारित हो गया, और उसके बाद फिर पूरी व्यवस्था की गई कि इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। और उसके बाद इसको अधिनियमित किया गया 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को अधिनियमित जब किया गया तो इसमें जो भी व्यवस्थाएं की गई थी उसके आधार पर इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया। और उस दरबार के अंतर्गत उस दरबार में क्या हुआ कि जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इस अधिनियम के आधार पर जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी उसको पढ़कर सुनाया था और बताया था कि ब्रिटिश सरकार भारत की व्यवस्था के बारे में क्या परिवर्तन करने जा रही है। इसीलिए इस 1 नवंबर 1858 ईस्वी को माना जाता है कि उसी दिन से ये अधिनियमित हो गया, यानी इम्प्लीमेंट हो गया, लागू किया गया। अब इस अधिनियम के पीछे की जो व्यवस्था थी, जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड थी, वो क्या थी, वो समझना बहुत जरूरी है।
तो पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें तो 1857 के विद्रोह का प्रभाव, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यद्यपि उसमें भारतीय लोगों को विजय हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों ने अंग्रेजों को एक चेतावनी जरूर दे दी थी कि यदि उन्होंने भारत की व्यवस्था में सुधार नहीं किया, यदि उन्होंने भारत के जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य नहीं किए, भारत के लोगों को कुछ अधिकार नहीं दिए, राजा महाराजाओं की बात को नहीं सुना, तो ऐसी स्थिति में 1857 के विद्रोह जैसी स्थिति आगे भी बन सकती है। तो इस 1857 के विद्रोह ने क्या कर दिया कि एक पूरा वातावरण तैयार कर दिया, एक सिनारियो तैयार कर दिया, जिसमें भारतीय भी चिंतन करने के लिए मजबूर हो गए और अंग्रेज भी चिंतन करने के लिए मजबूर हो गए। अब दूसरी बात अगर देखेंगे तो कंपनी की दोषपूर्ण नीति, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो 1784 से लेकर के जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके आधार पर विधिवत कंपनी को भारत की व्यवस्था सौंप दी गई थी और वो 1857 तक व्यवस्था को चलाते रहे। तो कंपनी जो भी कार्य करती थी, कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, उसके बाद वो राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई, उसके बाद सारे प्रशासनिक कार्य उसके हाथ में आ गए, राजस्व संबंधी सारे कार्य उसके हाथ में आ गए और कंपनी के अधिकारी मनमानी करने लगे। कंपनी की जो पॉलिसीज बनी वो भी बड़ी दोषपूर्ण थी, जिसके कारण से न तो भारतीयों का भला हो पा रहा था और न ही कोई ब्रिटिश सरकार को फायदा हो पा रहा था। और कंपनी के तमाम अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए थे कि वो तरह तरह से वसूली करते थे और बहुत सारा धन इकट्ठा करके वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो इस के कारण से क्या हुआ कि एक परिवेश तैयार हो गया और वो परिवेश ये था कि अब ब्रिटिश सरकार ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि आखिर इस कंपनी की मनमानी को कैसे रोका जाए। तो उसने भी प्रोत्साहित किया नई व्यवस्था के लिए। अगली जो बात थी वो थी भारतीय जनता का असंतोष। मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में बहुत ज्यादा असंतोष फैला हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले भी बहुत सारी जगह जगह पर स्थानीय या क्षेत्रीय विद्रोह हो चुके थे, जिसमें चाहे सतनामी विद्रोह है, फकीरों का विद्रोह, सन्यासियों का विद्रोह, कोल विद्रोह, किसानों का विद्रोह, तरह तरह के विद्रोह हो चुके थे सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर, जो इस बात का सूचक थे कि भारतीय जनता कंपनी की व्यवस्था से कितना असंतुष्ट है। और कंपनी सदैव क्या करती थी, गवर्नर जनरल के माध्यम से अधिक कठोर कानून बनवा करके वो लागू करती थी, जिसके कारण भारतीयों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली आ रही थी। तो भारतीय जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी और असंतुष्ट जनता कुछ भी कर सकती है। 1845 और 48-49 में सिखों के विद्रोह हुए, तमाम तरीके के विद्रोह हुए। तो ऐसी स्थिति में जरूरी था कि किस तरीके से प्रशासनिक परिवर्तन किए जाएं, जिससे कि जनता को शांत किया जा सके, समझाया जा सके। और अगली बात, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करना। जब ये विधेयक संसद से पारित किया गया, संसद में पारित किया गया, तो उसमें विधेयक में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब जो भारत की जनता है वो ब्रिटिश महारानी की प्रजा कहलाएगी। अब तक वो केवल इंग्लैंड की जनता के लिए ही बात कही जाती थी, लेकिन अब भारत की जनता के लिए कही गई। और साथ ही ये कहा गया कि जिस तरीके से इंग्लैंड की महारानी वो इंग्लैंड की महारानी कहलाती है, उसी तरीके से वो भारत की महारानी कहलाएगी। कहने का मतलब है कि सारी की सारी इस पृष्ठभूमि ने जो है वो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश सरकार की ओर मोड़ दी और कंपनी जो एक व्यापार करने के लिए आई थी उसको ये समझ लिया गया कि वो कंपनी केवल व्यापार ही कर सकती है, उससे प्रशासन करवाना उचित नहीं होगा। इसलिए
कंपनी के शासन को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी की पूरी पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये तैयार हुआ 1857 का 1858 ईस्वी का अधिनियम पूरा तैयार किया गया। अब इसमें इस अधिनियम के पारित करने के समय जो परिवर्तन हुए वो थे कि उसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वो है कि भारत का पहला विदेश मंत्री, प्रथम विदेश मंत्री लॉर्ड स्टैनली बना दिए गए। यानी कि अब एक विदेश मंत्रालय बना दिया गया और वो जो ब्रिटिश भारत है उसके संबंध में ये निर्णय लेगा कि किन से वो वैदेशिक संबंध बनाया जाए, किन से न बनाया जाए, वैदेशिक मामलों को किस तरीके से निपटाया जाए, उसके लिए विदेश मंत्री बनाए गए लॉर्ड स्टैनली। और जो प्रधानमंत्री डिज़रायली थे, प्रधानमंत्री डिज़रायली ने इस विधेयक का विरोध तो नहीं किया था लेकिन असहमति व्यक्त की थी, वो इससे सहमत नहीं थे। तो जो प्रधानमंत्री सहमत नहीं थे, इसके बावजूद हाउस ऑफ कॉमन से ये विधेयक पारित हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री की विचार का बहुत से लोगों ने साथ नहीं दिया। बहुमत जो है वो विधेयक के पक्ष में था, इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हुए भी इस विधेयक को नहीं रोक पाए और वो पारित हो गया। लॉर्ड कैनिंग जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर वायसराय पद की व्यवस्था की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही थे, जो एक दोनों पदों की जिम्मेदारी उनके पास थी इस समय। और यद्यपि वो एक ही पद बाद में हो गया, केवल नाम का अलग रह गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जो वायसराय बने थे। तो ये कुछ तथ्यों की बात मैंने की है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो 1858 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, जो भारत के लिए एक नीतिगत व्यवस्था की गई थी, वो क्या थी, वो हम यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले सबसे ऊपर रखा गया राजमुकुट। यानी भारत की पूरी जो व्यवस्था होगी वो राजमुकुट के अंतर्गत चलेगी। राजमुकुट क्या है? ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रीय व्यवस्था है और उस राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा जो होता है वो सर्वोपरि होता है, राजा या रानी या महारानी जो होता है। लेकिन राजा और रानी के लिए कहा जाता है द किंग कैन मेक नो मिस्टेक, यानी राजा कोई गलती नहीं करता। वो एक सम्मानजनक पद है और उस पर किसी तरीके का वर्णन नहीं डाला जा सकता। इसलिए इंग्लैंड में ये व्यवस्था है कि राजा संबंधी सारे कार्य एक संस्था करेगी और राजा केवल उस पर स्वीकृति मात्र देगा और उस संस्था का नाम होगा राजमुकुट या क्राउन। ये क्राउन जो है वो इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सारे के सारे राजा के कार्यों को क्रियान्वित करती है। तो भारत की सरकार जो बनेगी अब, वो भारत सरकार भी अब किसके प्रति जिम्मेदार होगी? क्राउन के प्रति होगी, राजमुकुट के अधीन ही वो कार्य करेगी। अब उसमें क्या किया गया? अब राजमुकुट के बाद जो ब्रिटिश संसद के अंदर क्या होता है? ब्रिटिश संसद होती है, संसद के बाद कैबिनेट होती है, क्योंकि वहां पर वो ब्रिटेन भी ये कहता है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, तो उसके आधार पर जो है वहां कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल होती है, इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री, और वो भारत मंत्री, यानी जब वो ब्रिटिश कैबिनेट में बैठेगा तो वो भारत मंत्री कहलाएगा और भारत संबंधी जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सारी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देगा कैबिनेट को, और वो कैबिनेट में जो रिपोर्ट रखी जाएगी वो फिर क्राउन में जाएगी। क्राउन के बाद आवश्यकता पड़ती है तो राजा या महारानी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। ये जो भारत मंत्री है, ये भारत में जब आएगा, भारत में काम करेगा, तो उसको कहा जाएगा
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा। कुछ पुस्तकों में या कुछ जगह इसको भारत सचिव भी लिखा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी कहते। चूंकि भारत को एक स्टेट स्वीकार किया गया है इस व्यवस्था के अंतर्गत, इसलिए उसे भारत सचिव भी कहा जाता है। तो वहां पर जब कैबिनेट में है भारत मंत्री, और जब वो भारत की व्यवस्था को देख रहा है तो भारत सचिव व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है वो। अब इसकी मदद के लिए क्या किया गया कि भारत सचिव अकेले थोड़ी सारा काम कर लेगा, उसके मदद के लिए या उसके सारे एग्जीक्यूशन के लिए, वर्क के एग्जीक्यूशन के लिए एक काउंसिल बनाई गई और उसका नाम रखा गया काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारत परिषद। भारत परिषद बनाई गई और इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्यों की ये बनाई गई परिषद। ये परिषद क्या करेगी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पूरी मदद करेगी, उसके संबंधित सारे कार्यों को भारत में निपटाएगी और फिर भारत जो सचिव होगा उस सचिव को सारी जानकारी देगी। सचिव उस सारी जानकारी को, उस पूरी व्यवस्था को रिपोर्ट के रूप में तैयार करवाएगा और वो रिपोर्ट वो जाकर कैबिनेट मंत्री के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेगा। आवश्यकता पड़ने पर वो आगे बढ़ाई जाएगी, राजमुकुट के पास भी जा सकती है। तो ये व्यवस्था की गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि भारत में जो सरकार बनी, यद्यपि ये भी सरकार का ही अंग है, लेकिन भारत में जो सरकार बनी ब्रिटिश की, उसमें क्या काम किया कि जो वायसराय था, वायसराय पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पूरी अकाउंटेबिलिटी उसकी भी थी। वो पूरी व्यवस्था को देखेगा भारत की, है ना। तो वो उसके मदद के लिए, उसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार, अब मतलब ब्रिटेन में भारत की सरकार होगी जो कि वायसराय के अंडर में काम करेगी। और ये भी कोई अलग से काम नहीं करेंगे, ये सब मिलकर के काम करेंगे और सब मिलकर के उसको रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट संसद में भेजी जाएगी, ब्रिटिश संसद को। इसके बाद जो व्यवस्था की गई वो प्रांतीय सरकारें, यानी कि केवल केंद्र में बैठ करके, एक जगह बैठ करके पूरे भारतीय क्षेत्र का, ब्रिटिश क्षेत्र का शासन नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए जो स्टेट्स होंगे उन स्टेट्स के लिए भी अलग अलग सरकारें बनाई जाएंगी, प्रांतीय सरकारें, जैसे बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, इस तरीके से बनाई गई थी। और बाद में संयुक्त प्रांत की सरकार बनी, मध्य प्रांत की सरकार बनी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी व्यवस्था की गई संगठन के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अभी आपको बताया कि 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसमें किस तरीके से वातावरण तैयार हुआ था, किस तरीके से इलाहाबाद दरबार के अंदर घोषणा की गई थी, वो महत्वपूर्ण बातें बताई थी मैंने। और किस तरीके से शासन की व्यवस्था की गई थी कि सारा शासन जो है क्राउन के अधीन रखा गया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान क्या थे। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अधिनियम जो है वो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है। क्योंकि इस अधिनियम से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो आइए देखते हैं कि प्रावधान क्या थे प्रमुख रूप से या विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली बात ये जो की गई इस अधिनियम के अंतर्गत वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यशैली से ब्रिटिश सरकार भी नाराज थी और भारतीय जनता भी परेशान थी। लिहाजा इस अधिनियम में सबसे पहले ये व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उससे उसका अधिकार ले लिया गया कि अब आप शासन नहीं चलाएंगे, आप केवल व्यापार का कार्य करिए। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है, ब्रिटिश क्षेत्रों का शासन महारानी के नाम से, यानी भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनका शासन जो है वो
ब्रिटिश महारानी के नाम से होगा, महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। अर्थात भारत के जो लोग हैं वो अब ब्रिटिश महारानी की प्रजा समझी जाएगी और ब्रिटिश महारानी जो है वो भारत की महारानी समझी जाएंगी। तो ये व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद देखेंगे निदेशक मंडल एवं नियंत्रण बोर्ड समाप्त। इससे पहले जो विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी समय समय पर, जिसमें एक निदेशक मंडल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जो शक्तियां थी वो स्थानांतरित कर दी गई। अगली व्यवस्था के अनुसार मैंने आपको बताया कि ये निदेशक मंडल, नियंत्रण जो बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया गया और उनकी जितनी शक्तियां थी वो शक्तियां दे दी गई राज्य सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को। वो सारी की सारी शक्तियां दे दी गई कि अब वो सारी शक्तियों का उपयोग जो है वो राज्य सचिव करेगा। इसके बाद देखेंगे अगली जो व्यवस्था है वो थी कि राज्य सचिव ब्रिटिश संसद तथा कैबिनेट का सदस्य होगा। यानी जो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा सबसे पहले तो, और उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, जैसा कि हमें अब पीछे अभी मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था। और वो व्यक्ति फिर क्या होगा, वही आके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनेगा और भारत की पूरी व्यवस्था को देखेगा। तो इस तरीके से वो ब्रिटिश प्रशासन का भी अभिन्न अंग है और भारत प्रशासन का करने वाला वो एक तरीके से सर्वोच्च अधिकारी है। अगली बात है कि अभी सारा काम अकेले तो नहीं कर पाएगा भारत के अंदर, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी सारी व्यवस्थाएं देखनी है। तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 15 सदस्यीय, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत परिषद कह सकते हैं आप, जो 15 सदस्यों की बनाई गई, जो सचिव की मदद करेगी, राज्य सचिव की मदद करेगी। इसके बाद देखें राज्य सचिव ब्रिटिश सरकार एवं भारत के बीच माध्यम होगा। अब स्टेट्स ऑफ सेक्रेटरी का कार्य क्या होगा? कार्य ये होगा कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी की पूरी सूचना वो ब्रिटिश सरकार को देगा, वहां ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ब्रिटिश सरकार की क्या नीतियां हैं भारत के प्रति या कौन कौन सी नीतियां लागू की जानी है, क्या संशोधन होने हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं वो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करके भारत में लागू करवाएगा। तो एक तरीके से वो एक मीडिएटर होगा, एक माध्यम होगा दोनों तरफ से। अगली बात, गवर्नर जनरल एवं वायसराय एक ही व्यक्ति होगा। अब चूंकि गवर्नर जनरल का पद जो था उसके साथ वायसराय का पद भी सृजित किया गया, तो अब ये देखा गया कि कहीं ऐसा न हो कि अगर अलग अलग व्यक्ति रख दिए जाए तो ये आपस में झगड़ते रहेंगे और शासन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ये उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जीवंत बना रहे, लिहाजा ये दोनों ही पद जो थे वो एक ही व्यक्ति में समाहित कर दिए गए ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। और लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जिनको ये दोनों पद दिए गए थे एक साथ। इसके बाद गवर्नरों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होगी। जो भी गवर्नर जनरल बनाया जाएगा भारत का, और जितने भी भारत में प्रेसिडेंसी हैं उनके जो गवर्नर्स होंगे उन सब की नियुक्ति जो है वो ब्रिटिश क्राउन करेगी, ब्रिटिश राजमुकुट करेगा। इसके बाद देखेंगे अगला जो प्रावधान था वो था वायसराय की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। अब जो वायसराय बनाया गया वो भी अकेले काम नहीं कर पाएगा, पूरे भारतीय क्षेत्र के अंदर सारी व्यवस्था नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें कुछ सदस्य रखे गए और वे सदस्य वायसराय के निर्देशन में काम करेंगे। समय समय पर इनकी संख्या घटती बढ़ती रही है, तो ये सदस्य जो है वो काम करेंगे ताकि शासन सही तरीके से चलता रहे। अगली बात हम देखेंगे वो है द्वैध शासन समाप्त। 1784 ईस्वी में जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था तो उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन का मतलब था कि एक केंद्रीय सत्ता होगी और एक राज्यों की सत्ता होगी। इस राज्य जो है या प्रांत जो है वो ब्रिटिश सरकार की जो उस समय तो कंपनी थी, कंपनी के आदेशों के अनुसार या केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार
वो प्रांतों में शासन चलाएंगे जो भारत में राजा, महाराजा, नवाब, नरेश जो भी हैं। ये द्वैध व्यवस्था की गई थी और यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट के आधार पर की गई थी। अब उसके स्थान पर द्वैध शासन समाप्त होगा और अब ये जो अधिकारी होंगे जो नियुक्त किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और वाइसराय या गवर्नर जनरल, ये व्यवस्था देखेंगे और इनके निर्देशों के आधार पर व्यवस्था चलेगी। अगली बात, व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, जिसके आधार पर जिन रजवाड़ों में या राज्यों में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था। उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि अगर किसी के संतान नहीं है, जो राजा है या रानी है उसके संतान नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत में उत्तराधिकार अधिनियम चला आ रहा, उत्तराधिकार व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया उन्होंने। और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये था कि गोद लेने का अधिकार था, यानी कोई भी राजा या रानी जिसकी संतान नहीं है वो किसी दूसरे की संतान को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ये व्यवस्था समाप्त कर दी और ये कहा कि जहां पर उत्तराधिकारी नहीं है वो राज्य या रजवाड़े स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र में आ जाएंगे, उन पर ब्रिटिश आधिपत्य होगा, जिसका काफी विरोध भी किया गया था। और उसके आधार पर कई राज्यों, उदयपुर, सतारा, नागपुर वगैरह को हड़प लिया गया था, तो जिससे कि भारतीय लोग बहुत नाराज थे। तो जब ये अधिनियम पारित किया गया तो अधिनियम में व्यवस्था की गई कि अब ये हड़प नीति बंद कर दी जाएगी। किसी भी रजवाड़े को, किसी भी क्षेत्र को जो ब्रिटिश सरकार होगी वो हड़पने की कार्यवाही उस पर नहीं करेगी। इसके बाद देश के प्रशासन हेतु सिविल सेवा व्यवस्था की गई। अब ये सोचा गया कि आखिर इतना बड़ा क्षेत्र हो गया हमारे पास, तो हम प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे चलाएंगे। इसके लिए ये किया गया कि सिविल सेवा प्रारंभ की जाए, सिविल सर्विस, प्रशासन के लिए सिविल सर्विस शुरू की जाए और इसकी स्थापना की गई और इसके अंतर्गत सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल किया जाए। अब ये सोचा गया कि भारत इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन केवल अंग्रेज तो चला नहीं पाएंगे, कि हर स्तर पर हर तरीके का कर्मचारी और अधिकारी चाहिए। लिहाजा ये कहा गया कि इसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाए। यद्यपि 8-9 वर्ष तक जब ये प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई तो वो प्रतियोगी परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में होती थी और इंग्लैंड में जाके परीक्षा देनी पड़ती थी, इसलिए ये संभव नहीं था कि भारतीय इतनी आसानी से कर सके। लेकिन 1869 ईस्वी में सबसे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों को जब अधिकार मिला तब सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई और वो लंबे समय तक केवल अंग्रेज ही उसमें भाग लेते थे और पास होते थे। लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया था। तो ये सिविल सेवा की व्यवस्था की गई। अब जो आखिरी व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं वो है जो भारतीय राजकुमार या सरदार थे जो विभिन्न रजवाड़ों में या राज्यों में शासन कर रहे थे, उनकी संख्या लगभग 560 थी। ये कहा गया कि इनके क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी, इनको स्वतंत्र दर्जा दिया जाएगा। दे आर इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र दर्जा दिया जाएगा। अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा से ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर सकते हैं और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये थी प्रमुख व्यवस्थाएं या विशेषताएं जो 1858 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी आपको मिलती रहे। अध्ययन जारी रखिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।